हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हिंदी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन अपन कर रहे थे, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी ही सब कुछ है बायो। ठीक है। और जो चैप्टर अपना चल रहा था वो था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। फर्स्ट लेसन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें परिचय अपन ने देखा था। पुष्प की संरचना मैंने आपको बताई थी, कुछ शब्द मैंने आपको बताए थे, टर्मिनोलॉजी बताई थी। जो फर्स्ट चैप्टर से और पादप जगत से और जो पादपों की आकारिकी है उससे रिलेटेड थी, वो अपन ने डिस्कस किया था। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड लेक्चर जो है, जिसमें आज का टॉपिक अपना होगा पुंकेसर, लघु बीजाणुधनी तथा परागकण। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप पढ़ते हैं सही से तो। एनसीईआरटी आप लोग लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसे नोट करते चलिएगा। स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर किसी टाइप का आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो डाउट की आपको पिक्चर सेंड करनी है तो इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमावत से मैं आपको मिलूंगा, वहां आप अपने जो पिक्चर है, अपने जो डाउट है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं। पुंकेसर, निषेचन पूर्व घटना संरचना एवं घटनाएं, टॉपिक नंबर 2.2 है, लेकिन इसमें मेन टॉपिक जो है नर वाला ही अपन आज देखेंगे। जब अपन ने लास्ट चैप्टर में, जो प्रथम चैप्टर था उसके अंदर लैंगिक जनन अपन ने पढ़ा था। ठीक है, लैंगिक जनन अपन ने पढ़ा था, उसमें जो निषेचन की घटनाएं थी, लैंगिक जनन की जो घटनाएं थी, उसे अपन ने 3 पार्ट में पढ़ा था। एक था निषेचन पूर्व, दूसरा अपने पास था निषेचन, और तीसरा अपने पास था पश्च निषेचन या निषेचन पश्च, जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो घटनाएं हैं वो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व मतलब निषेचन से पहले, और निषेचन क्या होता है, युग्मकों का जो संलयन होता है उसे अपन बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन से पहले क्या होता है, युग्मकों का ये जो संलयन हो रहा है, संलयन जो हो रहा है, तो इससे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, युग्मक भी तो होने चाहिए। तो युग्मक जनन जिसे अपन बोलते हैं, युग्मकों के निर्माण की जो प्रोसेस है उसे अपन बोलते हैं युग्मक जनन, वो निषेचन पूर्व में आएगा। उसके बाद में युग्मक का स्थानांतरण होगा नर से मादा या मादा से नर की ओर। ठीक है, क्योंकि एक युग्मक क्या होता है, नर होता है, दूसरा मादा होता है, तो उनको स्थानांतरण करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक के अंदर ही है, तो स्थानांतरण तो करना ही पड़ेगा, तो वो निषेचन पूर्व में अपन देखेंगे। उसके बाद में निषेचन जो है वो हो जाएगा। पश्च निषेचन में क्या होगा, जो भ्रूण है उसका निर्माण होगा, और उसके बाद में जो एडल्ट है, यंग है, उसका निर्माण यहाँ से हो जाएगा। तो पहली जो घटना है निषेचन पूर्व, वो यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, नर और मादा दोनों की। मेन अपना जो टॉपिक होगा आज वो नर से रिलेटेड ही होगा। तो देखिए, पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। ठीक है, आने से पहले ही तय हो जाता है। इसका, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण जो है, ऐसे जो परिवर्तन है वो अपने को देखने को मिलते हैं। वैसे अगर अपन बात करें इसको एनिमल में, जैसे मनुष्य की अपन बात करें, तो मनुष्य में जो क्या होता है, बच्चा जब एडल्ट अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उसकी जो आवाज होती है वो चेंज होने लग जाती है, उसके दाढ़ी मूंछ जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। तो वो होते क्यों है, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं शरीर में वो यहाँ से चेंज हो रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है। तो सेम वैसा ही पादप के अंदर भी होता है, जो पुष्प आते हैं, पुष्प विकसित होते हैं, उससे पहले ही अपने को या पादप को पता लग जाता था कि अब क्या है, पुष्प आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अनेक हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन। हार्मोन मतलब परिवर्तन होता है, कुछ हार्मोन कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से संरचना परिवर्तित होती है, की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक या फ्लोरल प्राइड मोडियम। ठीक है, पुष्पीय आद्यक मतलब पुष्प का निर्माण करने वाला, आद्यक का मतलब पहले जो है, के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होने लग जाता है। मतलब जैसे सपोज करो ये कोई भी पादप का पार्ट था, ये पादप है, और इस पर ये वाली जो शाखा है, इस पर कोई ना कोई संरचना है। ठीक है, जो पुष्प में परिवर्तित होगी, तो इसे अपन ने बोला है पुष्पीय आद्यक, बोला है पुष्पीय आद्यक। तो अब इस पुष्पीय आद्यक में क्या होगा, विभेदन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, विकास प्रारंभ हो जाएगा। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं एवं बाद में पुष्प को धारण करता है। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग और जायंग होता है। ये भी अपन ने लास्ट वीडियो लेसन में देखा था कि मेनली 2 पार्ट अपन पढ़ते हैं पुष्प के अंदर। एक तो अपने पास सहायक जो अंग होते हैं उसकी अपन बात करते हैं, जिसमें कैलिक्स और कोरोला अपन ने देखा था, और दूसरा अपने पास क्या था, लैंगिक अंग, जिसके अंदर क्या होता है, पुमंग और
जायंग। तो लैंगिक में जो उमंग है वो नर संरचना को बताता है, जो जायंग है वो मादा संरचना को यहाँ से बताता है। ठीक, तो आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जायांग जो है मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, पुंकेसर, लघु बीजाणु ध्वनि और परागकण। चित्र 2.2 ए, ये देखो 2.2 ए, मतलब इस वाले डायग्राम की ये जो चित्र है इसकी बात कर रहा है। में एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है। पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं। इसमें जो लंबा वाला ये पार्ट बताया जा रहा है, ये जो एनसीईआरटी में हाईलाइट नहीं कर रखा है, इसे अपन बोलते हैं तंतु। लिख लीजिएगा डायग्राम में, ताकि डायग्राम जब आप देखो तो आपको आसानी हो। या इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं फिलामेंट। तो जो लंबा पार्ट है, पतला जो पार्ट है, उससे डंठल को तंतु या फिलामेंट कहते हैं, तथा अंतिम जो सिरा है, ये फूला हुआ जो पार्ट है, इसे अपन क्या बोलते हैं, परागकोश। द्विपालिक मतलब यहाँ जो पालियां होती है वो कितनी होती है, दो होती है। एक पाली यहाँ दिख रही है, एक पीछे की ओर दिख रही है। ठीक है, दो पालियां होती है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, और ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, जो बीच बीच में मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर। तो यहाँ जो पुष्प का सबसे ये वाला जो पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं समीपस्थ छोर है। ये एक प्रकार से जो किससे जुड़ा होता है, समीपस्थ छोर है ये। ठीक है, और ये जो है दूर वाला है, तो इसे अपन बोलते हैं दूरस्थ छोर। कैसे, कि जैसे सपोज करो ये पुष्प वाला पार्ट है, ये मादा अंग है यहाँ पर, और ये क्या है, नर अंग है। ठीक है, ये नर वाला है। तो यहाँ जो है नीचे की ओर एक फूला हुआ पार्ट होता है, जिसे अपन बोलते हैं पुष्पासन। ये है पुष्पासन, मतलब पुष्प का आसन, जहां पर बाकी सारे जो पार्ट होते हैं वो आसन ग्रहण करते हैं, मतलब लगे होते हैं। तो ये मादा वाला पार्ट है। ठीक है, और ये नर वाला पार्ट है। तो इस नर का जो समीपस्थ है, पुष्पासन के जो समीपस्थ वाला पार्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरस्थ पार्ट हो जाएगा। पुंकेसरों की संख्या। अब यहाँ जो पार्ट की जो बात हो रही, मेन जो अंग है अपने पास, वो कौन सा, पुंकेसर। पुंकेसर है ये पूरा। ठीक है, ये जो पूरी संरचना है यहाँ पर, ये किसकी संरचना है, ये पुंकेसर की। तो पुंकेसर की संरचना को अपन ने दो पार्ट में पढ़ा है। पुंकेसर की संरचना को अपन ने दो पार्ट में पढ़ा है। एक है अपने पास पराग कोश, जिसमें पराग कण बनते हैं, और दूसरा अपने पास है तंतु या फिलामेंट। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें स्लाइड पर रखें, तो आप देखेंगे कि आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें तो कर लीजिएगा, अगर आपके पास है सूक्ष्मदर्शी तो। मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि काफी महंगा आता है। ठीक है, स्कूल में लेबोरेटरी में जरूर था, पर पुंकेसर की संरचना नहीं देखी थी, पुष्प को जरूर देखा था। मतलब पुष्प का जो नीचे वाला पार्ट है उसे अपन देखा था। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रारूपिक आवृत बीज, मतलब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है यहाँ पर। परागकोश जो होता है द्विपालित होता है, दो पालियां इसके अंदर होती है। पहले भी अपन ने यहाँ पर देख लिया था, द्विपालित होता है, तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठीय होता है। जैसे सपोज करो, अगर एक पाली इससे मैं बोलूं, दूसरी पाली ये पीछे की ओर है, तो इस एक पाली, ये दूसरी पाली, इस एक पाली के अंदर दो कोष्ठ, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो कोष्ठ कितने हो गए, इसके अंदर दो कोष्ठ है, इसके अंदर भी दो कोष्ठ पीछे की ओर होंगे, तो टोटल अपने पास कितने कोष्ठ हो जाएंगे, चार कोष्ठ हो जाएंगे। तो एक पाली की अपन बात करें, उसमें दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्राय एक अनुलंब खांच प्रवारक या कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। तो ये अनुलंब खांच ही एक प्रकार से जो दो कोष्ठों को क्या कर रहा है, अलग अलग यहाँ पर कर रहा है। आइए परागकोश चित्र 2.3 बे के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के उत्तकों और उनके संयोजन को समझे। ठीक है, एक और यहाँ पर देख लो आप, ये जो है तंतु हुए, डंठल नीचे वाला, ये वाला जो पार्ट था और ये वाला पार्ट समान है इस डायग्राम में। ये अपने पास परागकोश है। ठीक है, तो यहाँ जो लंबवत लाइन हो रही है वो ये क्या कर रही है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक ये वाली पूरी पाली है, दूसरी ये वाली पूरी पाली है, और एक ही पाली के अंदर अपने पास क्या है, दो कोष्ठ, ये और ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से, और इसी के अंदर क्या होता है, परागकण बनते हैं, पराग कोश के अंदर परागकण बनते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम को अपन देखेंगे, उससे पहले थ्योरी अपन पढ़ना चाहेंगे। कहाँ गया, ठीक है, ये अपन ने देख लिया, ये अपन ने देख लिया, ये देख लिया। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत पृथक या सुव्यस्त होती है।
तो द्विबालित प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का मतलब उसे अपन ने काटा है आड़ा इस साइड से। अगर ये पराग कोश है तो मैं अगर इस, जैसे सपोज करो ये इस प्रकार से पराग कोश है, तो इसे मैं इस प्रकार से आड़ा काटता हूँ, तो ऊपर से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इस प्रकार से ये दिख जाएंगे ये, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर से मुझे देखना शर्त ये। तो अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यवस्थित होता है। पराग कोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है, देख सकते हैं वैसे इसके अंदर, ये देखो 1 2 3 और 4, ठीक है, चतुष्कोणीय संरचना होती है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणु धानी समाहित होती है। क्या होती है? लघु बीजाणु धानी, बीजाणु को धारण करने वाली। और लघु अपन शब्द लेते हैं नर के लिए, ये पादप जगत वाले चैप्टर से ही मैं बताता आ रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रत्येक पाली में 2 होती है, ये देख लिया अपन ने। ये लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर पराग पुट्टी या पोलेन सेक बनाती है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर शब्द, पोलेन सेक, पराग पुट्टी। ये अनुलंबवत एक पराग कोश की लंबाई तक विस्तारित होती है और पराग कोण से ठसाठस बढ़ जाती है। तो ये अनुलंबवत एक पराग कोश, अगर इस प्रकार का एक पराग, जैसे एक की अपन बात करिए 2 पाली इसके अंदर हो गई, नहीं इसके अंदर इस प्रकार से मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज करो एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक पाली की ये 2 कोष्ठ है इसके अंदर, एक ये और एक ये, फिर ये दूसरी साइड की दूसरी पाली के 2 कोष्ठ थे इस प्रकार से, तो चतुष्कोणीय हो गया ये, चतुष्कोणीय हो गया। और इस चतुष्कोणीय के जो 4 पार्ट है इसके अंदर लघु बीजाणु धानी इस प्रकार से होती है। और ये जो लघु बीजाणु धानी इसके अंदर आगे क्या होता है, पराग कण जो है वो ठूस ठूस के भरे होते हैं इसके अंदर, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे की प्रोसेस अभी अपन देखेंगे इस प्रकार की संरचना। अब लघु बीजाणु धानी की संरचना अपन देखते हैं। जैसे इतना सा ये एक लघु बीजाणु धानी थी, ये पूरी यहाँ से बाहर से लेकर अंदर तक ये क्या थी, लघु बीजाणु धानी अगर ये है तो इसकी संरचना अपन देखते हैं। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी लघु बीजाणु धानी बाह्य रूप रेखा में लगभग गोलाई में होती है। तो ये गोलाई में दिख रही है इस प्रकार से, यहाँ से जो है कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये है तो ये अपने को गोलाई में ही दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा, ठीक है। सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होता है। तो इसके अंदर अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ से बताऊं, इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ से आपको बताऊं, तो इसके अंदर कितनी भित्तियां होती है, 4 होती है इस प्रकार से। एक ये हो गई, बाकी बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसका समझा देता हूँ। दूसरी ये लेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये ले लेते हैं यहाँ पर, तीसरी और चौथी को भी मैं इसी प्रकार से बना देता हूँ। तो टोटल कितनी लेयर होती है इसके अंदर, यहाँ पर 4 लेयर होती है, यहाँ ये इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली जो होती है उसे अपन बोलते हैं बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा इसे अपन बोलते हैं सबसे बाहर वाली। उसके बाद में इसके अंदर वाली जो बताई जा रही है होती है, इसे अपन बोलते हैं अंतस्थीशियम, स्टीशियम या एंडोथीशियम इसे अपन बोलते हैं। फिर ये जो ब्लैक कलर में बताई जा रही है इसे अपन बोलते हैं मध्यप्रत। और सबसे अंदर जो बताई जा रही है इसे अपन बोलते हैं टेपिटम। तो टोटल कितनी लेयर हो गई, 4 लेयर हो गई। आपको ध्यान में रखना, कभी भी नीट वाला पूछ देगा कि बाहर से अंदर की ओर जो लेयर है उसका क्रम बताओ, उसका सीक्वेंस बताओ, या अंदर से बाहर का क्रम बताओ। तो ऐसा नीट में पूछ सकता है कभी भी, तो इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को याद तो होता है लेकिन सीक्वेंस याद नहीं होता। तो टोटल 4 होती है, बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम जिसे आप अंतस्थीशियम बोलते हैं, मध्यपद और टेपिटम। तो बाहर की जो तीनों लेयर होती है वो क्या करती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है, संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है। जबकि अंदर वाली जो है ऐसा 2 कार्य हैं, एक तो संरक्षण जो सुरक्षा प्रदान करती है, बाहर की तीनों परतें, अलग अलग कार्य नहीं है, तीनों का एक ही। तथा पराग कोश की स्फुटन, जो अपन ने पराग कोश देखा था उसको टूटने में, क्योंकि अभी अपन ने क्या बोला था, इस पराग कोश या लघु बीजाणु धानी के अंदर जो पुंकेसर होते हैं वो ठूसे हुए होते हैं बहुत ज्यादा। तो जब ये फटेगा यहाँ से तभी तो ये पुंकेसर यहाँ से बाहर आएंगे। तो स्फुटन जो है उसका मतलब होता है टूटना या फटना। तो पराग कोश जब फटेगा तो उसमें जो हेल्प करती है वो बाहर की तीनों लेयर ही करती है, जिससे परागकण अवमुक्त या मुक्त हो जाते हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यहाँ से AIPMT में प्रश्न पूछा गया है, टेपिटम का कार्य जो है, टेपिटम का कार्य क्या है, ये विकासशील परागकणों को पोषण देती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये संरचना बने इसके अंदर सीधे ही परागकण जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। परागकण बनने की भी एक प्रोसेस है, अभी आगे अपन देखेंगे। लघु बीजाणु जनन जिसे अपन बोलते हैं। तो जैसे जैसे छोटे से बड़ा होता है, जैसे छोटे से बड़ा बच्चा होता है कोई,
तो वो छोटा होता है पहले, उसके बाद में वो बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ा होता है, इसको यहाँ पोषण दिया जाता है घर वालों की तरफ से। तो सेम वैसे जो पोषण का काम कर रही है वो टेबिटम यहाँ पर कर रहा है, जिससे परागकण बनते हैं। विकासशील, जिनका विकास अभी हो रहा है, ठीक है, विकसित नहीं है, विकासशील है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती है। तो जो टेपिटम है इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है तथा एक से अधिक केंद्रक होता है इसके अंदर, बहुकेंद्रक की अवस्था होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब। तो फंक्शन आपको ध्यान रखना है, इसकी जो प्रॉपर्टी वो आपको ध्यान रखनी है। सघन जीव द्रव्य होता है और साथ साथ में क्या होता है, एक से अधिक केंद्रक भी होता है टेपिटम के अंदर, ठीक है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक कैपिटल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है? यहाँ तो समसूत्री विभाजन जो होता है उसकी वजह से बन सकता है, ठीक है। ये देखो, ये चतुष्कोणीय है, पहले इस संरचना को देखो। एक स्फुटित परागकोश, मतलब यहाँ से ये टूट गया है। पहले जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर थे वो इस प्रकार से थी, ये, ठीक है। चतुष्कोणीय संरचना थी अपने पास कुछ इस प्रकार से, ये जो बताई जा रही है ए डायग्राम के अंदर, ए चित्र के अंदर। तो इसके अंदर अपन ने 4 लेयर की बात की थी। जो सबसे बाहर वाली थी वो अपने पास क्या थी, सबसे बाहर वाले जो अपने पास सबसे अंदर वाली जो लिखी है टेपिटम है, अंतस्त्वचा, अंतस्थिशियम और मध्य परत। तीसरी जो लेयर होती है मध्य परत होती है, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। वैसे इसमें मुझे लग रहा है कुछ करेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो होती है वो बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस जिसे अपन बोलते हैं। उसके बाद में एंडोथीशियम और अंतस्थियम जो है वो सेम ही है, तो इसने क्या किया है, अंतस्थिशियम यहाँ जो लिखा रखा है, और एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा इसमें कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ जो है बाह्य त्वचा, ठीक है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको समझा दिया मैंने, आपको ध्यान रखना बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। तो ये अपने पास इस प्रकार से क्या होता है, ये टेपिटम यहाँ पर आपको बताई जा रही है। इसके अंदर सघन साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ये मध्य परत है। मध्य परत जो है एक से ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं है एक ही। जैसे देखो इस वाली लाइन को जो यहाँ से जा रही है इसमें भी मध्य परत है, ये भी मध्य परत है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक से अधिक होती है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन डायग्राम में ये बता रखा है, ठीक है। एंडोथीशियम और अंतःस्त्राव, ये परागकण जब यहाँ से टूटेगा, अब क्या होगा कि जो तीनों लेयर है वो यहाँ से टूटने में हेल्प करेगी। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये डायग्राम जो अपने पास, ये इस प्रकार से किसी भी जगह से ये टूट जाएगा, अगर फट जाएगा तो फट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो परागकण अंदर की ओर बन रहे थे वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ये वाले, ठीक है। अब आगे और इसकी समझते हैं प्रोसेस को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका वगैरह ये क्या है। एक परागकोश अपरिपक्व होता है, मतलब ये जो अपन डायग्राम देखा था, चित्र देखा था, तो ये परागकोश था अपने पास, ये तंतु था। तो ये जो परागकोश होता है वो क्या होता है, ए परिपक्व होता है। तो तब घने सुसभ सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणु जन उत्तक कहते हैं, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में होता है। तो ये जो लघु बीजाणु धानी थी अपने पास, जैसे सपोज कर लो ये लघु बीजाणु धानी है, ये एक लघु बीजाणु धानी अपने पास होता है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा घनी कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा घनी कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, जिससे बीजाणु जन उत्तक अपन बोलते थे। इस डायग्राम में आप यहाँ पर ऐसा करके लिख सकते हैं, बीजाणु जन उत्तक, ठीक। अब अपन देखते हैं लघु बीजाणु जनन, मतलब लघु बीजाणु जनन मतलब जो परागकण है उसके निर्माण की जो प्रोसेस है वो अपन देखते हैं। जनन का मतलब निर्माण, ठीक है। जैसे अपन ने क्या देखा था, युग्मक जनन, जैसे अपन ने बोला था युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण की जो प्रोसेस होती है। सेम वैसे लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रोसेस होती है। तो जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, अभी अपन ने बात की कि ये जो परागकोश होता है ये क्या होता है, परिपक्व होता है, मतलब विकसित नहीं है, विकासशील है। तो परागकोश जैसे जैसे विकसित हो रहा है वैसे वैसे बीजाणु जन उत्तकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। तो अभी ये मेरे पास क्या था, इसे वापस हटा देता हूँ मैं। जैसे ये मेरे पास कोई भी एक जो थी कोष्ठ की अपन बात करें, इसके अंदर क्या होता है, काफी कोशिकाओं का समूह है। जिसे अपन ने क्या बोला था, सघन जो समूह से अपन ने बोला था बीजाणु जन उत्तक। ये जो मैं बना रहा हूँ उनसे आप लोग बना लीजिएगा, बीजाणु जन उत्तक। तो जैसे जैसे बीजाणु जन उत्तक या जो परागकोश विकसित होता है, तो इस बीजाणु जन उत्तक की जो कोशिका होती है, जैसे सपोज कर लो एक कोशिका मैंने यहाँ पर बाहर ले ली,
तो ये जो कोशिका है इसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर से बोल रहा हूँ, इसे आप बना लीजिएगा, समझने में लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन में एक से क्या होती है, 4 कोशिकाएं बनती है, तो ये 4 बन गए, ठीक है। तो बीजाणु चतुष्टय बनाती है, चतुष्ट का मतलब 4। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी, सूत्र गुणता का मतलब जो गुणसूत्रों की संख्या की जो अपन बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास बीजाणु जन उत्तक की बात कर रही है, मेरे पास द्विगुणित है, तो जो चतुष्टय यहाँ पर बना है वो यहाँ पर हो जाएगा ए गुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आदि रह जाती है। जैसा कि बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है, तो ये जो चतुष्टय है यहाँ पर क्या होगा, यह वापस से वृद्धि करेगी, और वृद्धि करेगी तो क्या बनाएगा, जो है चतुष्टय जो है उसमें वृद्धि करेगा। बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होता है। प्रत्येक कोशिका में एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है, तो ये जो कोशिका थी यहाँ पर, इससे अपन बोलते हैं पोलेन मदर सेल। पराग मात्र कोशिका मतलब पराग कण का निर्माण करने वाली जो माता है, माता की कोशिका है वो है, इससे अपन बोलते हैं पराग मात्र कोशिका, पोलेन मदर सेल। तो अब ये जो पोलेन मदर सेल बताई जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ अर्धसूत्री विभाजन अगर प्रथम हुआ है तो ये 2n रह जाएगा, फिर n अपने पास बन जाएगा। तो ये अभी डिस्कस करने वाला अपना मुद्दा नहीं है, इसे छोड़ देंगे। तो पोलेन मदर सेल है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन दो, ठीक है, वापस से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और एक होता है मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन अगर प्रथम होता है तो जो होता है यहाँ पर अपने पास गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, 2n से n बन जाता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो उसमें समान ही रहता है गुणसूत्रों की संख्या, ऐसा नहीं कि n से n/2 हो जाएगा आधी करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल वाले चैप्टर में आता है। तो एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की, ये पराग मात्र कोशिका है, तो इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट बनते हैं बीजाणु, लघु बीजाणु जिसे अपन बोलते हैं, तो लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। आएगा भी, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रोसेस को लघु बीजाणु धानी नहीं कहते हैं, ये गलत लिखा है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु धानी अपन ने पहले ही पढ़ लिया, तो ये स्टेटमेंट, ये शब्द लिखा है गलत लिखा है, इसीलिए बोलता हूँ इंग्लिश वाले एनसीईआरटी साथ में रखा हूँ। जैसा कि लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उसे लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं, तो ये अपन ने यहाँ पर देख लिया। चित्र 2.3a, जैसे ही पराग कोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये जो लघु बीजाणु थे ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद में इसे अपन क्या बोलते हैं, पराग कण इसे अपन बोलते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु तथा पराग कण निर्मित होते हैं। पराग कण जो पराग कोश के साथ मुक्त होते हैं। तो ये जो इस प्रकार से डायग्राम अपन ने देखा था, ये वाला, ये जो हजारों की संख्या में एक जो कोष है उसमें हजारों की संख्या में क्या हो रहे हैं, परागकण यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। और इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है कौन, टेपिटम। तो परागकण यहाँ अंदर की ओर है, और अंदर की ओर क्या होता है, टेपिटम होता है। सबसे अंदर वाली लेयर इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, बाहर वाली नहीं करती। अब जो परागकण अपने पास बना है जो नर संरचना, उसकी स्ट्रक्चर जो अपन देखते हैं यहाँ पर, नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है कौन, परागकण। युग्मकोद्भव लिखा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने पादप जगत पढ़ा था तो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद 2 शब्द पढ़े थे, तो यहाँ युग्मकोद्भिद लिखा है। तो परागकण जो है वो किसे बताता है, नर युग्मकोद्भिद को बताता है। यदि आप हिबिस्कस एक प्रकार का पादप है, गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे पराग कणों को पाते हैं। तो जो पीला कलर का पाउडर है वो क्या है, एक्चुअल में पराग कण है। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़के तो सूक्ष्मदर्शी से देखें तो देख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि परागकण जो होते हैं वो सेम नहीं होता है, सब पादपों में अलग अलग होते हैं, सब जातियों में अलग अलग होते हैं। अब परागकण की जो स्ट्रक्चर है वो अपन यहाँ से देखते हैं, इनके बारे में जो बेसिक प्रॉपर्टी है। परागकण जो होता है सामान्यतः गोलाकार है, ये जो है स्ट्रक्चर एक प्रकार से परागकण की ही है। इस प्रकार के गोलाकार के, और जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है।
मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। व्यास आपको ध्यान में रखना है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है, मतलब जो परागकण होती है उसमें ये गोलाकार हो गया और इसके अंदर दो भित्तियां होती है। ठीक है, बाहर वाला जो लेयर होती है उसे अपन बोलते हैं बाह्य चोल, अंदर वाला जो लेयर होता है उसे अपन बोलते हैं अंत्य चोल। बाह्य चोल जो होता है कठोर होता है और एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ से बना होता है जिसे अपन बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। कठोरतम है ये, कठोरतम ज्ञात पदार्थ है। और इसी कठोरतम पदार्थ की वजह से क्या होता है, इनका जो अपक्षय होता है, ठीक है, क्या होता है, अपक्षय होता है, वो नहीं होता। चाहे आप अम्ल इसके ऊपर डालो, क्षार आप डालो, इनका डिग्रेडेशन या अपक्षय ऐसा नहीं होता। जबकि अंतःचूल की अपन बात करें, ये बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का, और पेक्टिन का, ठीक है। तो देखते हैं आप, दो परतें होती है, बाह्य को, बाह्य भित्ति को बाह्य चूल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक सामग्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार आप लगाएंगे तो भी कम है। यह उच्च ताप सुदृढ़ अम्लों तथा क्षारों के सम्मुख टिक सकती है क्योंकि कठोरतम ज्ञात कार्बनिक पदार्थ है। अभी उच्च ठीक है, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके, मतलब इसे तोड़ सके। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं। बाह्य चोल जो होती है पराग कोश, सॉरी, परागकण की, उसके अंदर क्या होता है, छिद्र होता है छोटा सा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो केंद्रक होता है वो यहाँ से बाहर निकलकर मादा का जो केंद्रक है वहां तक चला जाए, क्योंकि युग्मक का स्थानांतरण होता है और युग्मक में मेन तो केंद्रक ही है। द्वारक या रंध्र होता है जिन्हें अपन जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर स्पोरोपोलानिन अनुपस्थित होता है। मतलब अगर अपन बात करें एस, ये सपोज करो इस वाला डायग्राम की मैं बात करूँ, यहाँ जो है ये छिद्रक है, तो छिद्र है तो यहाँ पर तो कोई भी स्पोरोपोलानिन बाह्य चोल अंतःचोल तो यहाँ पर होगी नहीं, तो इस जगह पर क्या होगा, स्पोरोपोलानिन अनुपस्थित होगा। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलानिन की उपस्थित होती है। तो ये बता दिया अपन ने, जीवाश्म जो होते हैं उनमें भी काफी कठोरतम पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुछ में कार्बनिक होता है, तो इसीलिए उनका विक्षण पॉसिबल नहीं है। सेम वैसा ही इसके अंदर बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है। आपका क्या विचार है, बाह्य चोल सख्त होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो क्या हो सकता है, इससे इसका काम हो सकता है। जनन छिद्र के क्या कार्य हैं, जनन छिद्र का कार्य मैंने आपको बताया अभी, ये जनन छिद्र है। तो जनन छिद्र जब ये जो परागकण है मादा तक ट्रांसफर होगा तो यहाँ से जिसका केंद्रक है, युग्मक जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बाकी ये डायग्राम आप देख सकते हो, कुछ परागकणों का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, मतलब सब अलग अलग है, एक तरह से जो कोरोना वायरस जो बताता है टीवी में वैसा है, ठीक है, तो ध्यान में रखना इसे। ये भी देख लो आप, रसधानी बता रखी है, वैक्यूल जो है केंद्रक है, और ये एसिमेट्रिक तंतु है जो विभाजन के काम में आता है, अभी आगे थोड़ा सा आएगा थ्योरी में। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल अपन कहते हैं। ये जो है दो लेयर आपको बताई जा रही है, बाह्य बाह्य चोल हो गई, अंदर वाली आंतरिक चोल हो गई। यहाँ पर यह एक पतली तथा सतत परत होती है। जैसे अभी अपन ने बात की थी, थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने पहले शायद गलत बोल दिया था, बाहर वाली जो लेयर होती है उसी में क्या होती है, जनन छिद्र होता है, वो कंटिन्यू नहीं होती, जबकि अंदर वाली क्या होती है, उसमें कोई भी पोर नहीं होता, ये सतत होती है। ये एक डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, अंतःचोल सतत होती है जबकि बाह्य नहीं होती। और बनी किससे होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव्य एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है, ठीक है। तो परागकण परिपक्व होता है तब, जैसे लास्ट डायग्राम अपन ने देखा था एसिमेट्रिक तंतु यहाँ पर आया था, ये जो तंतु है ये क्या करता है, कोशिका जो है परागकण उसके विभाजन में ही हेल्प करता है। तो यहाँ एक कायिक कोशिका जो बड़ी है, ध्यान में रखना आपको, दो कोशिकाएं बन जाती है, और एक प्रजनन या जनन कोशिका जो क्या है, छोटी है, ठीक है, वो होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार एवं विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। तो ये कायिक कोशिका बड़ी है, इसके अंदर जो केंद्रक है वो अनियमित है और वो भी क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। जबकि जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती है। तो जो मेन साइटोप्लाज्म किसका है, कायिक कोशिका का ही है, खाद्य भंडार है, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये। यह तरु आकृति घने जीव द्रव्य और केंद्रक वाला हो। अब
नेक्स्ट जो है 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इस दो कोशिकीय चरण में जड़ते हैं या संलग्न होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसा ही मानव प्रजनन में अपन पढ़ते हैं तो वो बाद में आएगा कि दो कोशिकाएं जो आपको बताई जा रही है, एक तो कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी है, जननिक कोशिका है। कायिक और जनन जो कोशिका है वो, तो 60% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर क्या होता है कि ये दो कोशिका ही होती है, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं उसकी अगर अपन बात करें 40% जो है उसकी अगर अपन बात करें तो जो अपने पास जनन कोशिका है वो यहाँ पर इसमें क्या होता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कोशिका पहले कायिक थी और जनन दो में विभक्त हो गई, तो अपने पास टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई, 3 कोशिकाएं हो गई, बाकी बचे हुए 40% पादपों। तो आगे लिखा है शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के जड़ने से पहले दो नर युग्मक बना लेता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, 40% में 3 कोशिकीय होता है, 60% में 2 कोशिकीय होता है। अब परागकण जो है उसके कुछ उपयोगी या इसके अनुपयोग की अपन बात करते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं। तो परागकण एलर्जी भी कर सकता है, सांस से रिलेटेड जो है, या बाकी छींके आना, आंखें लाल होना, ठीक है, आंखों से आंसू आते रहना, तो ये एक प्रकार की एलर्जी, खुजली होना परागकण से हो सकती है। तो एलर्जी करता है, श्वसनी मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, चिरकालिक का मतलब लंबे समय तक का जो विकार है, डिजीज या डिसऑर्डर है, वो अपने हो सकती है, जैसे दमा हुआ, अस्थमा जैसा अपन बोलते हैं, श्वसनी शोथ मतलब ब्रोंकाइटिस, जो सांस लेने वाली नलिकाएं होती है उसमें सूजन आ जाती है श्वसनी शोथ के अंदर, आदि के रूप में विकसित हो जाती है। ये बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ में गाजर घास या पार्थेनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई, जो परागकण एलर्जी का है। तो जब भारत में आजादी के बाद में गेहूं की कमी हुई थी तो भारत ने बाहर से आयात किया, उसके साथ में क्या हुआ, जहाँ से खरीदा गया उसके साथ में गाजर घास या जो पार्थेनियम है पादप का नाम, वो आ गया था, तो उसके जो परागकण है वो एलर्जी करते थे, काफी देखने को मिली थी। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं, तो ये तो अपन ने बात कर ली इसके साइड इफेक्ट की या जो इसके नेगेटिव इफेक्ट है वो। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव की। पोषणों से भरपूर होते हैं परागकण, ठीक है, तो पोषण है तो काम में इसे लेंगे, इंसान तो अपना फायदा देखेगा ही, यहाँ से है ही मतलब इंसान तो हाल के वर्षों में आहार संपूरक मतलब खाने के जो पदार्थ है उसके रूप में पराग गोलियां या टेबलेट के का प्रचलन बढ़ा, मतलब गोलियां भी ले रहे हैं लोग बाग, ठीक है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप मतलब जो दवाई होती है पीने की, उसके रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि ये खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों घोड़े की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। जो खिलाड़ी है वो भी इसे रहते हैं अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, और दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं वो भी लेते हैं। तो ये कुछ बी पोलेन लिखा है जैसे यहाँ पर, तो ये कुछ बी पोलेन पोलेन प्रोडक्ट जो लिखे हैं वो अलग अलग आते हैं, ये सिरप है, ये टेबलेट्स है, ठीक है। तो इंडिया में तो फिर भी कम चलाना है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा है, ठीक है। परागकण एक बार जड़ते हैं तो अपनी, अब अपन बात करें इसके लाइफ स्पैन की, ये जो परागकण है कितने टाइम तक एक्टिव रह सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो परागकण जब एक बार जड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता, अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, मतलब ये इस प्रकार से था, ये वर्तिकाग्र था और यहाँ से ये पराग कोष्ठ था, तो यहाँ से ये इसके ऊपर गिरेगा। यहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सब पादप जो एक दूसरे के साथ निषेचन कर लेगा, तो ये जो नर है और ये जो मादा है समान प्रकार की जाति होगी तभी तो ये निषेचन करेगा। तो तभी लिखा है यहाँ पर कि जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो, अगर आवश्यकता नहीं हुई तो नहीं करेंगे। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय की होती है, लाइफ स्पैन की जो अपन बात कर रहे हैं, कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है, बहुत विविधता पाई जाती है, अलग अलग के लिए अलग अलग है। बहुत हद तक ये विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जीवन क्षमता होती है परागकण की किसके ऊपर निर्भर करता है, तापमान और जो नमी है उसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे, अब हाईलाइट कर रखा है मतलब इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत मतलब रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी, ये कुछ फैमिली है, उसके अंदर जो उनके जो सदस्य होते हैं उसमें परागकण की जीवन क्षमता महीनों तक होती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलानेसी 3 फैमिली बता रखी है, इसकी महीनों तक रहती है, बाकी भी हो सकती है लेकिन अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान मतलब आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन जिसे अपन कहते हैं, मतलब कृत्रिम रूप से गर्भाधान कर रहे हैं, गर्भ को धारण कर रहे हैं। गर्भाधान का मतलब गर्भ को धारण करता है, कृत्रिम रूप से मतलब नेचुरल नहीं हो रहा, के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य और शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। मानव में भी होता है और बाकी आस पड़ोस में आपने गाय भैंस बकरी वगैरह को देखा ही होगा, आर्टिफिशियली जिसे अपन करवाते हैं डॉक्टर साहब को या जो भी है उसे बुला करके, ठीक है। बहुत से प्रजाति के पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, ये भी ध्यान में रखना, द्रव है, ठोस है या गैस है। द्रव नाइट्रोजन जो तापमान होता है उसका बहुत कम होता है, इंसान जम जाता है जहाँ पर -196 डिग्री सेल्सियस में भंडारित कर सकते हैं कई सालों तक और बाद में काम में ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार या बैंक की भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। मतलब अच्छे किस्म के जो परागकण है उसे अपन स्टोर कर लेंगे, अपने को लगता है कि नहीं यार ये आने वाले समय में खत्म हो सकता है, तो उसे अपन स्टोर कर लेंगे और बाद में उसे क्या करेंगे, काम में वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात की परागकण जो थी उसके जीवन काल की, लाइफ स्पान की, उसके यूज की, उसके डिस यूज की, और नर वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूँ आपने पूरा देखा है, पूरा सुना है अच्छे से, और कोई डाउट है तो आप लोग, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, आप कमेंट कीजिए वीडियो में, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मिलूंगा मैं सिर्फ आपको। अगर आप कोई भी बुक सोल्व कर रहे हैं, उसके डाउट है, तो उसमें आप टाइप नहीं कर सकते, सीधी आप फोटो क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमार सर्च कीजिए, वहाँ सेंड कीजिए। काफ़ी बच्चे करते भी हैं, आप भी कीजिए, तो आपका डाउट वहाँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।